नमस्कार। सो हम यहाँ डिस्कस करते हैं एक नॉर्मल ईसीजी। यूजुअली जब हम ईसीजी एडवाइस करते हैं तो वो या तो कोई नर्सिंग स्टाफ करता है, टेक्नीशियन करता है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो ईसीजी लिया गया है ये टेक्निकली करेक्ट है कि नहीं है। कई बार लीड सही जगह पे नहीं लगती हैं, कई बार कैलिब्रेशन सही नहीं होता है, तो उससे ईसीजी का इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो सकता है। सो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें देखनी है कि कैलिब्रेशन प्रॉपर है कि नहीं है। ये जो हर ईसीजी में एक बार दिखेगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। इससे हमको पता चलता है कि जो ईसीजी का वोल्टेज आ रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। यदि ये जो बार है कैलिब्रेशन का, यदि कहीं इसमें कर्व आ रहा है, स्ट्रेट नहीं है, राइट एंगल पे नहीं है, तो या तो ओवर डैम्पिंग होगा या अंडर डैम्पिंग होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको ईसीजी के इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएंगे और वो ईसीजी इंटरप्रिटेशन के लिए सही नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसमें पेपर स्पीड, जो कि बॉटम पे होता है। इसमें लिखा है जैसे 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसको भी हमको कंफर्म करना है। कई बार ईसीजी में यदि एबनॉर्मली टैकीकार्डिया दिख रहा है या एबनॉर्मली ब्रेडीकार्डिया दिख रहा है तो हमको देखना है कि वो ईसीजी प्रॉपर स्पीड पे लिया गया है कि नहीं लिया गया। फिर हम आते हैं जो क्लासरूम टीचिंग है कि सबसे पहले हम ईसीजी में देखते हैं कि उसमें रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, दो कॉन्जिक्यूटिव आरआर जो आर वेव्स हैं उनके बीच में हम लार्ज स्क्वायर देख लें, कितने लार्ज स्क्वायर हैं। तो जैसे इस ईसीजी में 4 लार्ज स्क्वायर हैं दो आर वेव के बीच में, तो 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 75, तो इसका हार्ट रेट लगभग 75 है। सिमिलरली यदि 3 स्क्वायर हैं तो 100 हो जाता है। सो एक ये ग्रॉस फॉर्मूला है हार्ट रेट डिटरमाइन करने का। और ऑब्वियसली उसमें फिर सारे आरआर इंटरवल इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। यदि वो इक्विडिस्टेंट नहीं है तो फिर आरआर को डिटरमाइन करना, हार्ट रेट को डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये नॉर्मल रिदम के लिए है, अरिथमिया के लिए नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रिदम कैसा है। तो रिदम का मतलब होता है कि जो एक कार्डियक साइकिल जो नॉर्मल है, जो पी क्यू आर एस टी का जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन है कि नहीं है। जैसे कि सबसे पहले पी आएगा, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर टी आएगा, और ये हर इंटरवल पे रिपीट होगा एक फिक्स्ड इंटरवल पे। सो नॉर्मल साइनस रिदम हम बोलते हैं कि इम्पल्स जनरेट होता है साइनस नोड से, फिर वो वेरियस इंटरएट्रियल पाथवे के जरिए एबी नोड तक आता है, फिर वहाँ से हिज बंडल और बंडल ब्रांच के थ्रू दोनों वेंट्रिकल्स में जाता है और परकेंजे फाइबर्स के थ्रू फिर सारा वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है। तो पी जो डिनोट करता है वो हमको एट्रियल डिपोलराइजेशन डिनोट करता है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन डिनोट करता है, और जो टी वेव रहता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन डिनोट करता है, राइट। फिर हम आते हैं इंडिविजुअल वेव्स और कॉम्प्लेक्सेस पर। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जो कि 3 वेव का मिश्रण है। एक क्यू वेव होती है, फर्स्ट क्यू वेव बिफोर एनी आर वेव, देन आर वेव और देन एस वेव। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर टी वेव होती है। फिर 2 इंटरवल होते हैं, एक पीआर इंटरवल और एक क्यूटी इंटरवल। फिर एक सेगमेंट होता है जो कि एस टी सेगमेंट एट द एंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव एंड अप टू द ओरिजिन ऑफ टी वेव। सो ऐसे 2 सेगमेंट, 5 वेव्स और एक 2 इंटरवल और एक सेगमेंट होता है। सो सबसे पहले हमको देखना है कि पी वेव आ रही है कि नहीं आ रही है। यूजुअली पी वेव सारी लीड्स में पॉजिटिव होती है, जैसे 1 में है, 2 में है, 3 में है और बाकी प्रीकॉर्डियल लीड्स में भी है। सबसे अच्छी पी वेव हमको लीड 2 में दिखती है यदि मॉर्फोलॉजी देखना है तो पी वेव में सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि पी वेव है कि नहीं है। यदि है तो अमूमन वो साइनस रिदम है, और नहीं है तो फिर हम उसको या तो एट्रियल फिब्रिलेशन है या कहीं एक्टोपिक एट्रियल रिदम है। फिर हमको देखना है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में इंडिविजुअल वेव्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमको देखना कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की विड्थ कितनी है। यूजुअली इसका जो विड्थ होता है 0.12 मिलीसेकेंड से
कम होता है, मतलब जो स्मॉल स्क्वायर हैं वो लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर, राइट। यदि इससे ज्यादा है तो उसको हम वाइड क्यूआरएस बोलते हैं। नैरो क्यूआरएस यूजुअली इससे कम नहीं होता है। नैरो क्यूआरएस पैथोलॉजिकली नहीं मिलता है। वाइड क्यूआरएस, यदि एबनॉर्मलिटी कुछ क्यूआरएस में है तो वाइड क्यूआरएस होता है। फिर हमको देखनी है कि क्यूआरएस में जो प्रोमिनेंट डिफ्लेक्शन क्या है, अपराइट है कि डाउनवर्ड्स है। हम देखेंगे कि जो लिम्स लीड हैं उनमें अमूमन एवीआर को छोड़ के क्यूआरएस अपराइट होता है, प्रोमिनेंटली अपराइट होता है, एवीआर में डाउनवर्ड्स होता है। फिर प्रीकॉर्डियल लीड्स यदि हम लें तो V1 से शुरू होता है, इसमें स्मॉल r V1 से शुरू होती है, धीरे धीरे r का एम्पलीट्यूड कम बढ़ता जाता है और s का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और V6 तक पहुंचते पहुंचते प्रोमिनेंट r हो जाता है। यूजुअली इसका जो ट्रांजिशन होता है वो V3 या V4 में होता है, जिसमें कि r और s इक्वल होता है। फिर हम देखते हैं कि जो r QRS कॉम्प्लेक्स है इसका वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज से हम चेंबर हाइपरट्रॉफी या चेंबर ओवरलोड का पता करते हैं। फिर आते हैं टी वेव पे। टी वेव यूजुअली सारी लीड्स में अपराइट ही होती है, एवीआर को छोड़ के, जिसमें कि ये डाउनवर्ड होती है। टी वेव का सिग्निफिकेंस जो है वो मेनली इस्कीमिया में है। इस्कीमिया का मार्कर होता है। टी वेव इन्वर्टेड हो जाता है, बाइफेजिक हो जाता है, या एक्यूट केसेस में अपराइट एंड टॉल भी हो जाता है। दूसरा, टी वेव बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी एबनॉर्मल हो जाता है, किसी में अपराइट हो जाता है, किसी में स्मॉल हो जाता है, किसी में डिसअपियर हो जाता है। फिर हम आते हैं, एक तो पीआर इंटरवल होता है। पीआर इंटरवल इज अ मार्कर ऑफ बेसिकली एबी नोड पे जो डिले होता है कंडक्शन का, वो पीआर इंटरवल को बनाता है। तो बेसिकली इट इज अ मार्कर ऑफ कि एबी नोड की फिजियोलॉजी कैसी है। कई बार डिसीज्ड एबी नोड में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो कि हम ब्रेडी अरिथमिया में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ब्रेडी अरिथमिया को 3 उसमें डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक और थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक बोलते हैं जब पीआर इंटरवल हमारा प्रोलॉन्ग होने लगता है। 0.12 मिली सेकेंड इसका नॉर्मल रेंज होता है। जब इससे ज्यादा होता है तो ये प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल बोलते हैं, और इसका कैलकुलेशन होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव टू एंड ऑफ द या ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव। सो ये पीआर इंटरवल होता है। यूजुअली इन्फियोवाल एमआई में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है कई केसेस में, और बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं जो कि एबी नोड ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कई बार उनमें भी हमको पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग मिल सकता है। फिर आते हैं हम एसटी सेगमेंट पे। एसटी सेगमेंट आप देखेंगे जहां पहले क्यू आई, फिर आर आया, फिर एस आया, और उसके तुरंत बाद जो है वो कभी आइसोइलेक्ट्रिक नहीं होता है, ये जाके जो प्रॉक्सिमल लिम्ब ऑफ टी है उससे मर्ज हो जाता है। ये एसटी सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर है इस्कीमिया का। तो जब पेशेंट चेस्ट पेन से आता है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट का या फिजिशियन का फोकस हमेशा रहता है कि ये एसटी सेगमेंट कैसा है। ये यदि आइसोइलेक्ट्रिक भी आ रहा है तो हम इसको मानेंगे कि फ्लैटनिंग, यदि क्लासिकल चेस्ट पेन हो रहा है और ये आइसोइलेक्ट्रिक है या डिप्रेस्ड है या डाउनवर्ड है, तो एसटी सेगमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर हम, जैसा कि मैंने बताया, एसटीटी फिर पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एसटी डिप्रेस होता है, टी इन्वर्ट होता है, तो वो एक नॉन एसटीएलएसन एमआई या इस्कीमिया को डिनोट करता है। जो एक्यूट एमआई होता है उसमें एसटी एलिवेट हो जाएगा। तो जो सपोज ये आर गया और ये एस आ रहा, तो ये फिर एस विल नेवर टच दिस बेस लाइन, ये यहीं से एसटी उठ जाएगा। वेरियस मॉर्फोलॉजी एसटी एलिवेशन की होती हैं, पर यूजुअली जितना मैसिव एमआई होगा, जितना बड़ा एमआई होगा, उतना ज्यादा डिग्री का एसटी एलिवेशन अपने को मिलेगा। फिर इसमें ईसीजी के लीड्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस टेरिटरी का एमआई है। यदि जैसे कि 2, 3 और एवीएफ, ये हैं, इनको हम इन्फियर लीड बोलते हैं। 1 एबीएल, V5 और V6 को हम लोग लेटरल लीड्स बोलते हैं। V1, V2, V3 और V4 ये एंटीरियर लीड्स होती हैं। तो कौन सी लीड्स में सबसे ज्यादा एसटी एलिवेशन है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि किस टेरिटरी का एमआई है, एक्यूट एंटीरियर एमआई है, एंटेरोलेटरल है,
या इन्फीरियर LMI है। इसके बाद जो यूजुअली हम नॉर्मल इंटरप्रिटेशन में दो चीजें मिस कर जाते हैं, वो है एक्सिस और QT इंटरवल। तो एक्सिस यूजुअली एक सिंपल सा रूल है कि हम लीड 1 और लीड AVF में QRS की पोलरिटी देखें। जैसे कि इसमें QRS पॉजिटिव है 1 में और AVF में, तो ये नॉर्मल एक्सिस हो गया। यदि 1 में नेगेटिव है और AVF में पॉजिटिव है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा। 1 में पॉजिटिव है और AVF में नेगेटिव है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा। दोनों में नेगेटिव है तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट एक्सिस बोलते हैं। यूजुअली ये इस्कीमिया, इन्फार्क्शन और बंडल ब्रांच ब्लॉक्स में अल्टर होता है। दूसरी चीज है QT इंटरवल। QT इंटरवल हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ Q वेव टू एंड ऑफ द T वेव। यूजुअली ये 0.4042 मिलीसेकेंड्स होता है। QT इंटरवल का सिग्निफिकेंस ये है कि ये बेसिकली एक अरिथमिया का मार्कर होता है। कई बार कुछ कंजेनाइटल चैनलोपैथीज होती हैं जिसमें प्रोलॉन्ग QT इंटरवल होता है, और कुछ किसी में शॉर्ट QT इंटरवल होता है, और कई बार ये QT इंटरवल हमारा इन्फार्क्शन या इस्कीमिया से भी अल्टर होता है। सो बेसिकली इसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ Q वेव टू द एंड ऑफ T वेव। ये यूजुअली पूरा वेंट्रिकल का जो साइकिल रहता है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, इसको बताता है। यूजुअली ये रेट डिपेंडेंट होता है। टेकिकार्डिया में इसका ड्यूरेशन कम हो सकता है, वेरिडिकार्डिया में इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, हम RR इंटरवल से उसको करेक्ट करते हैं, इसको करेक्टेड QT इंटरवल बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ नॉर्मल ECG। सो पहले हम प्रैक्टिस करें नॉर्मल ECG पढ़ने का, तभी हम धीरे धीरे उसमें क्या एबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट करना सीख पाएंगे। और द बेस्ट वे टू लर्न टू रीड एन ECG इज एज मच ECG, जितनी ज्यादा हम ECG रोज पढ़ेंगे, देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उतना हमारा उसका इंटरप्रिटेशन अच्छा और सही होता जाएगा।